खुरम दस्तगीर साहब कहते हैं कि हमने अपने इस टेन्योर में, ये जो इत्तेहादी हुकूमत का टेन्योर है, इसमें हमने 5000 मेगावाट ऐड किया है, लेकिन शॉर्टफॉल भी 5000 का है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि IMF मुआहदे का क्रेडिट ले रही है हुकूमत, चलें प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की है, वज़ीर ख़जाना आप वो क्रेडिट लेते हैं लेकिन ये जो महंगी बिजली है, फिर उसके साथ बदतरीन लोड शेडिंग है, आप समझते हैं कि हुकूमत के पास कोई लोड शेडिंग का कोई हल भी है? इसकी जिम्मेदारी हुकूमत लेने को तैयार है कि ये भाई लोड शेडिंग है और उसके बाद इतनी महंगी बिजली चले, उसके लिए हम मजबूर हैं, लेकिन बिजली की जो लोड शेडिंग है उसको तो बेहतर बनाया जा सकता है। दुआ 2-3 दिन पहले हमने प्रोग्राम में जब हुई थी तो नवीद साहब और जमील साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से बता दिया था कि बिजली मौजूद है, असल में हमारे पास डॉलर नहीं है जिससे बिजली पैदा करनी है। आपको तेल चाहिए, सब कुछ चाहिए है, गैस चाहिए, चीज़ें चाहिए हैं, तो वो आपके पास डॉलर नहीं है कि आप इंपोर्ट करें और उस जो प्रोडक्शन है उसको पूरा कर लें। फिर बहुत थोड़ा गैप रह जाएगा। ज़ाहिर है मजबूरी है ये कि सिस्टम हमारा तबाह हो गया। हम उसको लंबी बात करते हैं तो फिर वो लोगों को तकलीफ हो जाती है कि जी हर चीज़ को खान से जोड़ देते हैं। जब वो मोहब्बत और इल्तफात के चश्मे बह रहे थे, जमजमे फूट रहे थे, तो काम जो है ना फट रहा था पाकिस्तान का, और कोई काम करने नहीं दिया सिवाय मीडिया पे उनकी अच्छी प्रोजेक्शन करने के। और तो कुछ नहीं हुआ उस दौर में कि जी 6 महीने ना बोलें, साल ना बोलें, बड़े अच्छा काम हो रहा है, रिजल्ट आएंगे। और वो उन यहाँ आज कर्जों की लानत कहलाती है, उस वक्त तो इमरान खान साहब का एक कर्जों का भरपूर पैकेज कहलाता था। जब वो कौम से खिताब करते थे कि हमें सऊदी अरब से भी मिल गया, हमें UAE से भी मिल गया, फर्क सिर्फ लफाजी का था। लेकिन उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने कई 350-400 डैम देने थे KP से, वो दर्जनों ही गिनवा दें अपने कि उन्होंने क्या, क्योंकि वो अपने माजी पे अब कोई बात करने को तैयार नहीं है कि मैंने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया, क्योंकि उनका चूरन बिक गया। अब ये इन्होंने लिया है, इसलिए ये खार हो रहे हैं कि इन्होंने अपना हिसाब देना है। यहां इलेक्शन होगा, सिस्टम बनेगा, अब आपने सिर्फ डंग टपाओ काम करना है कि किसी तरीके से मुल्क चल जाए। अब आप मुझे बताएं, मैंने परसों भी ये बात कही थी कि ये जितने IMF के रितबुल लिसान थे कि जनाब फौरी तौर पे IMF ले लें, उन सबको स्यापा पड़ा हुआ कि क्यों ले लिया, महंगाई आएगी। उससे पहले कहते थे मुल्क नहीं चलता। ये ऐसे ही है। जनरल मुशर्रफ के ऊपर सब लोग कहते थे लाल मस्जिद ऑपरेशन कर दो, और जिस दिन उसने मुशर्रफ ने ऑपरेशन कर दिया सारे उसके खिलाफ हो गए। ये मुल्क इसी किस्म का है। यहाँ इसी तरह के दानिश्वर पाए जाते हैं कि जो अपनी पिछली बात पे एक दिन और एक घंटे के लिए कायम रहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नसीहत करनी है। इशू ये है कि अब आपके पास पैसे नहीं है, आपको और हमें भुगतना है। इस सिस्टम को अगर हम चला सकेंगे आगे चल के, अल्लाह करे कि हम बेहतर कर सकें, इसके अलावा हमारे पास कोई नहीं है। क्योंकि हमने मुझ पे और आप पे टैक्स लगाए हैं, नवीद साहब पे लगा दिए हैं कि जिनकी तनख्वाहें मौजूद हैं उनके ऊपर और टैक्स लगा दो। जिन लोगों से पैसे लेने चाहिए वो सारे इख्तिदार में होते हैं और हर दौर में होते हैं। जैसे वो जो आ रहा है ना, कितने अरब डॉलर बगैर सूद के दे दिए, डकार नहीं मारी। वो आज भी वजीर आजम बनना चाहते हैं, वो कल भी वजीर आजम बनना चाहते थे, वो इमरान खान के भी एडवाइजर थे, वो जरदारी साहब के भी एडवाइजर थे, और अब भी वो सिस्टम में मौजूद हैं कि हमें दे दें, हम संभाल देंगे। ठीक है जी, फैसल साहब। देखिए बात यह है कि जब तक हम हकाइक को तस्लीम नहीं करेंगे ना, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। और हकाइक को तस्लीम करने के लिए हमें अपने मसाइल को और उनके हल को तयन करना पड़ेगा अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी सलाहियतों के मुताबिक। हमें पता होना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी क्या है। खाली बातें करने से आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। कि हम जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हम आने वाले वक्त में कर्जा देने के काबिल हो जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है सुनने को, लेकिन प्रैक्टिकली नजर नहीं आता ना। मतलब एक कम फहम आदमी के सामने भी आप ये बात कहेंगे तो ये बात कबूल नहीं करेगा। भाई कैसे कर्जा देने के काबिल हो जाओगे यार, आप ऐसी बात करो जो आम आदमी कम से कम कबूल तो कर लेना। बात ये है कि इस वक्त जब तक इस मुल्क का मसलों की फहरिस्त बनाए कि मसला क्या है, तवानाई उनमें एक अहम तरीन जो है मसला है। आपकी जो इतनी महंगी आपकी बिजली हो गई है, जो आपकी जो पैदावारी लागत है उसका सबसे बड़ा बोझ जो है उसको बिजली की कीमत की वजह से उनको अदा करना पड़ता है। ये सूरत हाल जो है वो आपकी एक्सपोर्ट की राह में सबसे बड़ी जो है वो रुकावट बनी हुई है। तो अब दुनिया भर में जितनी सस्ती बिजली है, हमारे पास इतनी वाफिर मिकदार में इतनी महंगी बिजली बना रहे हैं हम। तो भाई पहले अपने बुनियादी मसाइल को हल करें। ये जो आप बजट बनाते हैं ना कि इधर भी 10% रख दिया, उधर भी 10% रख दिया, वो कहीं भी पूरा 10% नहीं हो पाता। अपनी प्रायोरिटीज का तयन करें और तय करें कि एक दफा एक बजट में हमने इसको फोकस करना है, लेकिन ऐसा कोई फोकस ही नहीं है हमारे पास। ठीक ठीक, मसला फोकस का आप समझते हैं, तरजीहात जाहिर है तरजीहात में नहीं है। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। सलाहियत का सलाहियत का भी मसला है, बिल्कुल ठीक जी। डॉक्टर साहब
जी, देखिए हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। माज़ी के अगर हम बखिए उधेड़ते रहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आज हम किस नहज पर पहुँचे, क्या हमारी सूरत-ए-हाल है, क्या एदाद-ओ-शुमार है। अगर मैं 2-3 एदाद-ओ-शुमार दे दूँ तो आगे 1 मिनट की गुफ्तगू मेरी 2 मिनट की तरह आसान हो जाएगी। जी। हमारी 2021 में जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व था वो 20 बिलियन था और आज 4 बिलियन है हमारे पास। हम्म। हमारी इस वक्त जरूरत पड़ गई है कि अगर डेट रिस्ट्रक्चरिंग हमारे पास नहीं हुआ तो ये जो हमें ऑक्सीजन मिली है 3 बिलियन की, जिसमें से 1.1 बिलियन से आगे हम कंडीशन पूरी नहीं कर सकेंगे, मुझे नहीं मालूम होता कि वो आगे चल सकेगा, लेकिन बहरहाल 1.1 बिलियन मिलने की वजह से बाकी जो लैंडिंग एजेंसीज हैं दुनिया की वो हमें कुछ और पैसे दे देंगे और हमारे दोस्त ममालिक उसकी वजह से कुछ और पैसे दे देंगे। हमारी मकदूशियत ये है कि इस वक्त जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जिस तरीके से गिरता जा रहा है, महंगाई को बता रहा है, हमारी मकदूशियत ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि 0.30% यानी 3% हमारी ग्रोथ होगी, जबकि नेगेटिव में काफी इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि नेगेटिव में जाएगी हमारी ये। तो ये हमें इस वक्त चाहिए क्या? चाहिए ये कि हम जिस तूफान में घिरे हुए हैं, इस तूफान में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं? शुक्र करें कि आपको बिजली 24 घंटे बंद नहीं हो रही है। जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है, बिजली की कीमत मैं के इलेक्ट्रिक का बता सकता हूँ, वापडा का भी इसको कैलकुलेट करें, वो 43-44 रुपीज टैक्स मिला के पर यूनिट है। इसी तरह वहां कोई 5 रुपए कम है, बाकी जगहों पर 5-8 रुपए। तो कहने का मकसद है ये अफोर्डेबिलिटी, एक्सपोर्ट जब तक हमारी नहीं बढ़ेगी। अब हम बात कर रहे हैं आईएमएफ की ये ऑक्सीजन जरूरी था, नहीं होता तो प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि डिफॉल्ट के बिल्कुल दाने पर पहुंच गए थे। हम कहते रहे हैं आपके बहुत सारे प्रोग्रामों के हम डिफॉल्ट जो है दरवाजा खटखटा रहा है हमारा, तो शुक्र करें इस वक्त डिफॉल्ट से बच गए हैं। लेकिन इस वक्त ये जो अभी सियासत का सिलसिला और तूफान, सियासत होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन जिस अंदाज में हो रहा है ये मामला, तो ये जो सांस मिली है, सांस को जरा ठहरा के थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें। उसके 5-6 तजावीज हैं, जब तक कि हम एक्सपोर्ट नहीं पाएंगे उस वक्त कुछ नहीं हो सकता। जो हमारे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको हमें पहले लेना चाहिए, उसके 3-4 चीजें जल्दी जल्दी कर लें तो कुछ शायद हमें सांस ज्यादा देर तक मिल सके, वरना ये लोड शेडिंग और होगी, बर्दाश्त करना होगा। जी नवीद साहब, आप समझते हैं लोड शेडिंग का कोई हल है? और ये जो आईएमएफ, जाहिर है जब तक हम किसी भी सेक्टर में इस्लाहात की तरफ नहीं जाते हैं तो ये ब्रीदिंग स्पेस भी काम नहीं आएगी, फिर हम दोबारा वहीं के वहीं खड़े होंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसकी रीज़न क्या है, क्या वजूहात क्या हैं लोड शेडिंग की, और गवर्नमेंट उसके हल की तरफ क्यों नहीं बढ़ पाती? तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हमारे जो हुक्मरान हैं इनको अपने दावों में और अपने वादों में ज़्यादा हकीकत पसंद होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रेगमेटिक होना चाहिए। एक दावा अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि जी लोगों बाकी मुल्कों को कर्जा देंगे। ऐसा ही दावा पिछली गवर्नमेंट में जो है वो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया था कि जी लोग बाहर से नौकरियां लेने पाकिस्तान आएंगे। तो ये अनरियलिस्टिक ऐसे वादे ना किए जाएं कि जिनसे जो है वो बाद में उन्हीं का वोटर और उन्हीं का सपोर्टर जो है वो डिसइल्यूजन हो। तो जहां तक आपके एनर्जी क्राइसिस का ताल्लुक है, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जी उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, क्रेडिट लिया जा रहा है, लेकिन ये भी देखा जाए कि इस डिफॉल्ट के धाने तक कौन लेके गया। अगर आपने इतना टाइम वेस्ट किया अब, और ये बताया जा रहा था कि जी हमारे पास प्लान बी है, आईएमएफ के बगैर भी हम चल सकते हैं, आईएमएफ को तड़ियां भी लगाई गई, आईएमएफ को बुरा भला भी कहा गया, ऑफिशियली मीटिंग में भी जो है वो तल्ख बातें की गई। तो अगर प्लान बी था तो फिर आईएमएफ के पास वही शराइत जो उन्होंने आपको दे रखी थी, वो शराइत फिर एंड में क्यों मानी? तो इसका मतलब है कि डिफॉल्ट के धाने तक लेके भी यही गवर्नमेंट गई थी और अब उसका क्रेडिट ले रही है कि उन्होंने अब डिफॉल्ट से मुल्क को बचा लिया। जो नया अरेंजमेंट है उसके तहत अगेन जैसे डॉक्टर जमील साहब ने बात की कि 3 अरब डॉलर नेगोशिएशन हो रही थी। डॉक्टर साहब 3.5 अरब की या 3.2 अरब डॉलर मांग रहे थे, 3 अरब डॉलर पे बात आई। अब 3 अरब डॉलर में से भी क्या पूरी डिसबर्समेंट हो पाएगी, क्या सारे पैसे हमें मिल पाएंगे? ठीक है, जैसे पिछले प्रोग्राम को आप देख लें, हमने इनकम्प्लीट छोड़ा
कि हमें सारे पैसे नहीं मिले। क्यों? कि हमने वो शराइत जो IMF ने रखी थी वो हमने पूरी नहीं की। अभी भी ये क्या हम उनकी पूरी तमाम शराइत पूरी कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली ये फुल डिसबर्समेंट नहीं होगी और फिर हम घूम फिर के वापस उसी जगह आ जाएंगे और फिर हम इन्हीं प्रोग्राम में बैठ के बात कर रहे होंगे कि मुल्क डिफॉल्ट के दाने पे है। अच्छा, जहां तक एनर्जी क्राइसिस का ताल्लुक है, हमने पहले इससे पहले डिटेल में बात की थी। अब इसका क्रेडिट नो डाउट नवाज शरीफ साहब को जाता है कि जब उन्होंने CPEC जैसा जो मंसूबा था उनके दौर में वो शुरू हुआ था 2015 में जाके वो, और उसमें आप देखें वो जितने भी अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट उसमें थे वो एनर्जी के प्रोजेक्ट थे और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे और उनके तहत जो है वो 6000 मेगावाट बिजली जो है ये उन, अगर दस्तगीर साहब अभी क्रेडिट ले रहे हैं, ये एक साल की बात नहीं है, ये वही प्रोजेक्ट थे जो चले आ रहे थे। और नो डाउट इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पिछली गवर्नमेंट में स्लो डाउन हुआ जितने भी प्रोजेक्ट थे CPEC के, लेकिन वो ये भी थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए कि वो क्यों स्लो डाउन हुआ। बिल्कुल, और उस वक्त के इकोनॉमिक हालात, आप कोरोना वायरस पैंडेमिक को देख लें, आप लोकस्ट का अटैक देख लें, तो वो उस वक्त की सिचुएशन ऐसी थी। सही जी। इलियास साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस सारे मामले को? आपको लगता है कि हुकूमत के पास, चले महंगी बिजली है, मजबूरी है इस वक्त हमारी जो मईशत का हाल है, तो लेकिन लोड शेडिंग तो कम की जा सकती है, क्योंकि देहातों में 10 से 14 और फिर जब शहरों में मुख्तलिफ 16 घंटे की भी मुख्तलिफ शहरों में भी देहातों में भी लोड शेडिंग की जा रही है। तो आपको लगता है कि हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी है कि इसको मैनेज कर सके? देखिए, हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास स्ट्रैटेजी होती या कोई इस तरह की बनाई होती, इन्होंने पिछली गवर्नमेंट्स में या पिछली गवर्नमेंट ने बनाई होती, तो जाहिर है नून लीग या PTI की गवर्नमेंट रही है, इन्होंने कोई स्ट्रैटेजी इस तरह नहीं बनाई कि अपने ट्रांसमिशन सिस्टम को बेहतर करें, अपने लाइन लॉसेस को कम करें, अपने जो ऑयल की इंपोर्ट करते हैं, चलें आपने इंपोर्ट बंद की थी तो ऑयल को तो इंपोर्ट करना चाहिए था, ताकि इनको जो आपके पावर स्टेशंस हैं, पावर जो हैं जनरेशन जहाँ होनी है, उनको तो तेल मिल सके। गैस LNG इंपोर्ट करते वक्त पर, और जब हालात, जब कीमत कम थी उस टाइम इंपोर्ट करके इसका ज़ख़ीरा करते, मैनेज करते, ताकि गर्मियों में अगर कंजम्पशन ज़्यादा होती है ऑयल की तो उसको मैनेज कर देते किसी तरीके से। लेकिन इनके पास डॉलर ही नहीं, ना कोई चीज़ है, तो ना कोई इन्होंने मैनेज किया, ना कोई प्रपोजल्स बनाई, ना इस चीज़ को देखा, ना अपना ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया। अगर ज़्यादा जनरेशन करते हैं तो आपका सिस्टम बैठ जाता है। आप फिर देखते हैं पूरे मुल्क में लोड शेडिंग बंद हो जाती है, बिजली बंद, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इस तरह ट्रांसमिशन सिस्टम आपका बैठ गया, जो जिसकी वजह से फिर भरपूर तरीके से, तो जाहिर है जितनी इतनी बिजली बनाते हैं कि लोग सांस ले सकें और फिर वो बिल अदा करें। अब देखें, लोगों के घर बिजली नहीं आती हुई, लेकिन वो बिल वो पूरे उनको से लिए जा रहे हैं, और वो टैक्सेस वगैरह वो जो कह रहे हैं कि 48 रुपीज़ इतने पड़ जाते हैं, तो वो जाहिर है अगर गवर्नमेंट नहीं लेती तो सर्कुलर डेट बढ़ जाता है। इधर से चादर खींचते, उधर से नंगा पाँव होता है, उधर से खींचते इधर होता है।